राजनीति विज्ञान सेकेंड सेमेस्टर का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 तो मैंने दिया है और 2 जो बचा हुआ था उसे अभी लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न से जो 2 मार्क्स के रहेंगे। 5 क्वेश्चन का आंसर करना है हमें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कानून से आप क्या समझते हैं? कानून वह नियम और विनियम है जो किसी देश, समाज या संगठन द्वारा बनाए और लागू किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य समाज में व्यवस्था, न्याय और सुरक्षा को बनाए रखना होता है। दूसरा नंबर है, अरस्तु ने कानून के बारे में क्या कहा? आंसर है, अरस्तु ने कानून के बारे में कहा है कि यह परिपूर्ण कानून मानव की प्रकृति में निहित है और मानव प्रकृति से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है, राष्ट्रवाद, राष्ट्र का अर्थ क्या है? आंसर है, राष्ट्र एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक समूह है जिसमें एक ही संस्कृति, भाषा, इतिहास और राष्ट्रीयता के लिए लोग रहते हैं और एक ही सरकार के अधीन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्गेस ने राष्ट्र की परिभाषा किस रूप में दी है? आंसर है, बर्गेस के अनुसार राष्ट्र जातीय एकता के सूत्र में बंधी हुई वह जनता है जो एक अखंड भौगोलिक प्रदेश में निवास करती है। तीसरा नंबर है, प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं? आंसर है, प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां जनता के प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और जनता के हित में निर्णय लेते हैं। इसमें जनता को अपने प्रतिनिधियों का चयन करने का अधिकार होता है। अगला है, सरकार के कितने अंग होते हैं और कौन कौन से? सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है विधायिका, जो संसद या विधानसभा होती है। दूसरा है कार्यपालिका, जो मंत्रिपरिषद और अधिकारी होते हैं। तीसरा है न्यायपालिका, जो न्यायालय और न्यायाधीश होते हैं। चौथा नंबर है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आंसर है, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। 5वां नंबर है, सरल बहुमत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? आंसर है, सरल बहुमत प्रणाली एक निर्वाचन प्रणाली है जिसमें सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। सेक्शन बी है लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? विभिन्न विद्वानों ने राष्ट्र की परिभाषा किस रूप में दी है? आंसर है, राष्ट्र एक सामाजिक और राजनीतिक समूह है जिसमें एक ही संस्कृति, भाषा, इतिहास और राष्ट्रीयता के लोग रहते हैं और एक ही सरकार के अधीन आते हैं। विभिन्न विद्वानों ने राष्ट्र की परिभाषा इस प्रकार दी है। बर्गेस के अनुसार राष्ट्र जातीय एकता के सूत्र में बंधी हुई वह जनता है जो एक अखंड भौगोलिक प्रदेश में निवास करती है। गार्नर के अनुसार एक राष्ट्र सांस्कृतिक समानता का सामाजिक समूह है जो अपने मानसिक जीवन और अभिव्यक्ति की एकता के विषय में पूर्ण सचेत तथा निश्चय ही होता है। ब्राइस के अनुसार राष्ट्र एक राष्ट्रीयता है जिसने अपना संगठन एक राजनीतिक संस्था के रूप में स्वीकार कर लिया है जो स्वाधीन हो या स्वाधीनता का इच्छुक हो। 7वां नंबर है, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? आंसर है, मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं और जो हर नागरिक को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। यह अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनमें से कुछ मुख्य मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णन कीजिए। आंसर है, मौलिक अधिकारों को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। पहला है समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक, वाक अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता, धर्म संस्कृति की स्वतंत्रता। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24,
बाल श्रम, जबरन श्रम का निषेध। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30, सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन की स्वतंत्रता। छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में न्यायालय में अपील करने का अधिकार। आठवां नंबर है भारतीय चुनाव प्रक्रिया में सरल बहुमत प्रणाली की भूमिका का वर्णन कीजिए। आंसर है भारतीय चुनाव प्रक्रिया में सरल बहुमत प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रणाली में जिस उम्मीदवारों को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वह विजेता होता है, भले ही उसे कुल वोटों का आधा हिस्सा न मिला हो। इस प्रणाली के मुख्य लाभ हैं सरल और समझने में आसान। यह प्रणाली बहुत ही सरल है, मतदाताओं के लिए समझना आसान होता है। तेज और कुशल, चुनाव परिणाम जल्दी से तैयार हो जाते हैं और यह प्रणाली बहुत ही कुशल है। तीसरा है स्थिर सरकार। यह प्रणाली अक्सर एक स्थिर सरकार का नेतृत्व करती है, क्योंकि जीतने वाले उम्मीदवार को अक्सर बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी विवरणात्मक प्रश्न है जो 6 मार्क्स के रहेंगे। 3 क्वेश्चन का आंसर करना है हमें। 9वां नंबर है कानून का अर्थ क्या है? कानून को विभिन्न विद्वानों ने किस रूप में व्यक्त किया है? आंसर है कानून का अर्थ है एक ऐसा नियम जो समाज में व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करता है और जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। यह नियम समाज के हित में बनाया जाता है और इसका उद्देश्य समाज में शांति, सुरक्षा और न्याय को बनाए रखना होता है। विभिन्न विद्वानों ने कानून को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया है। पहला है अरस्तु के अनुसार कानून मानव की प्रकृति में निहित है और मानव प्रकृति से प्राप्त किया जा सकता है। ऑस्टिन के अनुसार कानून प्रभु सत्ता संपन्न का आदेश है। पैटन के अनुसार कानून उन नियमों का निकाय है जो समुदायों में बाध्यकारी नियमों के रूप में प्रचलित होते हैं और जिसके द्वारा नियमों के बाध्यकारी प्रावधान को सक्षम बनाने के लिए नियमों को पर्याप्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। सेलमंड के अनुसार कानून न्याय के प्रयोग में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त तथा प्रयुक्त सिद्धांतों का निकाय है। सेविन के अनुसार कानून समुदाय के भीतर अचेतन विकास का विषय है और इसे केवल इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। वुड्रो विल्स के अनुसार कानून स्थिति, विचार तथा मानव स्वभाव का वह अंश है जिसे समान नियमों के रूप में विशिष्ट और नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की गई हो और जिसे सरकार की शक्ति लागू करती हो। अगला है कानून के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। आंसर है कानून के विभिन्न स्रोत हैं जो कानून को बनाने, व्याख्या करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन स्रोतों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है मूल स्रोत। मूल स्रोत वे होते हैं जो सीधे कानून को बनाते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं। इनमें शामिल है संविधान। किसी देश का संविधान उस देश के कानून का मूल स्रोत होता है। कानूनी अधिनियम, संसद या विधानसभा द्वारा पारित किए गए अधिनियम। न्यायिक निर्णय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, देशों के बीच हुए समझौते जो कानून का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरा है गौण स्रोत। गौण स्रोत वे होते हैं जो मूल स्रोतों की व्याख्या करने में मदद करते हैं या कानून के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इनमें शामिल हैं कानूनी पुस्तकें और लेख, कानून के विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई पुस्तकें और लेख। दूसरा है गौण स्रोत। गौण स्रोत वे होते हैं जो मूल स्रोतों की व्याख्या करने में मदद करते हैं या कानून के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें शामिल हैं कानूनी पुस्तकें और लेख, कानून के विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई पुस्तकें और लेख, कानूनी पत्रिकाएं, कानून से संबंधित पत्रिकाएं जिनमें कानूनी मुद्दों पर चर्चा की जाती है, कानूनी वेबसाइट और ऑनलाइन संस्थान, इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी। तीसरा है अन्य स्रोत। इनमें वे स्रोत शामिल हैं जो सीधे तौर पर कानून को नहीं बनाते हैं लेकिन कानून के निर्माण और व्याख्या में प्रभाव डाल सकते हैं। इनमें शामिल है आदत और परंपरा, समाज में प्रचलित आदतें और परंपराएं जो कानून को प्रभावित कर सकती हैं। इसके बाद है नैतिकता और धर्म, नैतिक और धार्मिक सिद्धांत जो कानून के निर्माण में प्रभाव डाल सकते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार जो कानून को प्रभावित कर सकते हैं। इन स्रोतों के माध्यम से कानून का निर्माण, व्याख्या और लागू किया जाता है। ये स्रोत एक दूसरे के पूरक हैं और मिलकर कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं।
10वां है लोकतंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। आंसर है लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शक्ति जनता के हाथ में होती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों का चयन करने और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं हैं। नागरिकों का अधिकार। लोकतंत्र में नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों का चयन करने और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का अधिकार होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। लोकतंत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और वह सरकार के निर्णयों की समीक्षा कर सकती है। मीडिया की स्वतंत्रता। लोकतंत्र में मीडिया स्वतंत्र होता है और वह सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकता है। विपक्ष की भूमिका। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और वह सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकता है। लोकतंत्र के लाभ। पहला है नागरिकों की भागीदारी। लोकतंत्र में नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों का चयन करने और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का अधिकार होता है। दूसरा है सरकार की जिम्मेदारी। लोकतंत्र में सरकार नागरिकों के प्रति जिम्मेदार होती है। न्याय और समानता। लोकतंत्र में न्याय और समानता का पालन किया जाता है। लोकतंत्र के नुकसान हैं। पहला है निर्णय लेने में देरी। लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी हो सकती है क्योंकि नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों का चयन करना होता है। दूसरा है सरकार की अक्षमता। लोकतंत्र में सरकार अक्षम हो सकती है अगर नागरिकों ने अपने प्रतिनिधियों का चयन ठीक से नहीं किया हो। दूसरा है भ्रष्टाचार। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार हो सकता है अगर नागरिकों ने अपने प्रतिनिधियों का चयन ठीक से नहीं किया हो। 11वां नंबर है सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे। आंसर है सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार एक अद्वितीय और प्रभावशाली दर्शन थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान की। उनके अनुसार सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति दृढ़ता। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसमें व्यक्ति अपने सत्य और न्याय के लिए अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष करता है। गांधी जी ने सत्याग्रह के विचार को अपने जीवन और कार्य का आधार बनाया। उन्होंने कहा सत्य और अहिंसा ही मेरे जीवन के दो आधार है। उन्होंने सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग 1917 में चंपारण सत्याग्रह के रूप में किया, जहां उन्होंने किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष किया। गांधी जी के सत्याग्रह के विचार में अहिंसा का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने कहा अहिंसा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से भारतीय जनता को एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान की। गांधी जी के सत्याग्रह के विचार का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पड़ा। उनके विचारों ने कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित किया है। आज भी गांधी जी के सत्याग्रह के विचार हमें एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के किन तत्वों का उल्लेख किया। आंसर है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के कई महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख किया है जिनमें से कुछ इस प्रकार है। पहला है अहिंसा। गांधी जी ने अहिंसा को सत्याग्रह का मूल तत्व माना। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगला है सत्य। गांधी जी ने सत्य को सत्याग्रह का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व माना। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह में सत्य का पालन करना चाहिए। तीसरा है सविनय अवज्ञा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा को सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण तत्व माना। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का पालन करना चाहिए। आत्म बलिदान। गांधी जी ने आत्म बलिदान को सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण तत्व माना। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह में आत्म बलिदान का पालन करना चाहिए। अगला है जन जागरूकता। गांधी जी ने जन जागरूकता को सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण तत्व माना। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह में जन जागरूकता का पालन करना चाहिए। इन तत्वों को अपनाकर गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सफल रहे।